हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो HRM को अफेक्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक इन्वायरमेंट जो फैक्टर है इसको समझेंगे ये क्या होता है और किस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, जब डायनामिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी भी आ जाती है और फिर कॉन्सेप्ट आता है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चेंजिंग स्किल्स। ये भी एक फैक्टर है जो डायनामिक इन्वायरमेंट को चेंज करता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जब चेंजिंग स्किल्स पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, TQM से शो करते हैं। और लास्ट में हम कॉन्सेप्ट आएगा वर्क प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर को। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है, यानी इफेक्ट डालते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, किसी भी लेवल का हो, वहाँ पर HRM होता है। ठीक है, तो कौन कौन से इफेक्ट हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है उस पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर्स नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम सारे पढ़ेंगे। लेकिन आज इस लेक्चर 2 में हम सिर्फ डायनामिक इन्वायरमेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे कि डायनामिक इन्वायरमेंट क्या होता है और ये किस तरह अफेक्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। तो वो फैक्टर्स जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहले डायनामिक इन्वायरमेंट। जब डायनामिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन भी आ जाती है, टेक्नोलॉजी भी आती है, चेंजिंग स्किल्स भी आ जाती है। तो इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम पढ़ेंगे वो है डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक इन्वायरमेंट का बेसिकली मतलब है क्या? डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है चेंज इन इन्वायरमेंट, मतलब हमारे माहौल में तब्दीली का आ जाना। और हमारे माहौल में तब्दीली आ जाना ये बहुत कॉमन सी बात है। चेंज इन इन्वायरमेंट मीन्स के इन्वायरमेंट का चेंज हो जाना। हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डेली बेसिस पर चेंज हो रहा है, मतलब रोज़ जो है हमारे माहौल के अंदर चेंजिंग्स आ रही है। टेक्नोलॉजीज़ ने जो है अपना हिस्सा जो है बना रही है, अपने कदम जो है वो बिल्कुल रख रही है। इन्वायरमेंट रोज़ बरोज़ चेंज हो रहा है। ठीक है, और तो डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज हो रहा है एनवायरमेंट के अंदर। डायनामिक मतलब होता है चेंज इन एनवायरमेंट। तो ये माहौल के अंदर तब्दीलियाँ आना, एनवायरनमेंट का चेंज होना, ये कांस्टेंट है, ये हमेशा से हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। पहले का जो है वक्त कुछ और था और आने वाला वक्त कुछ और होगा। आज का वक्त जो है कुछ और है। पहले हम इतना मॉडर्न नहीं थे जितना मॉडर्न हम आज हैं, तो मीन्स के चेंजिंग आती जा रही है और आने वाले वक्त में हम इससे भी और मॉडर्न जो है होते चले जाएंगे। तो इससे ये कॉन्सेप्ट हमें मिला कि इन्वायरमेंट सेम नहीं रहता, इन्वायरमेंट होता चेंज और ये कांस्टेंट है, ये हमेशा होगा। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट सिर्फ पहले कुछ और था और आज चेंज हो गया, आने वाले वक्त में चेंज नहीं होगा, बल्कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा डे बाय डे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा रोज़ ब रोज़। तो फिर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी उस मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी जो चेंजिंग आएगी उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह वो इफेक्ट करेगा ये डायनामिक इन्वायरमेंट, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और तो फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये हम पढ़ेंगे। चेंज तो आएगा, चलो अलग बात है। हम क्यों पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फिर क्या काम है, ये क्या हेल्प करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, जब क्या होगा इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो क्या चैलेंज फेस करने पड़ेंगे HRM को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, क्या उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये सारा हम पढ़ेंगे डायनामिक इन्वायरमेंट अंदर के डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट सिर्फ इस वजह से चेंज नहीं होता टाइम के हिसाब से कि टाइम को छोड़ता इन्वायरमेंट, इस तरह से भी आप फॉर सपोज आप ये कंट्री है, आप इसमें जो है अपना बिजनेस को रन कर रहे हो, आप जब दूसरी कंट्री में जाओगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और होगा। ठीक है, इसी तरह जब आप किसी तीसरी और कंट्री में जाकर अपना बिजनेस रन करोगे तो वहाँ का जो है इन्वायरमेंट होगा वो और होगा। ठीक है, तो क्या क्या वजूहात है इन्वायरमेंट के चेंज होने की वो हम अभी डिस्कस करते हैं। और HRM किस तरह आपने जो है एम्प्लॉयज़ की हेल्प करेगा वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं।
तो डायनामिक इन्वायरमेंट का चेंज होना, और चेंज किस वजह से हो सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आप अराउंड द वर्ल्ड अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। एक अलग अलग कंट्रीज़ में जब आप बिजनेस रन करेंगे तो अलग अलग वहाँ पर आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा। तो इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह क्या है? ग्लोबलाइजेशन। दूसरा टेक्नोलॉजी जब भी चेंज होगी तो आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का एनवायरनमेंट भी क्या होगा? चेंज। तो हमारा एनवायरनमेंट किस वजह से भी चेंज हो सकता है? टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी तो पहले कुछ और जो एनवायरनमेंट था, अब टेक्नोलॉजी कुछ और है तो अब मॉडर्न एनवायरनमेंट है। इसके अलावा चेंजिंग स्किल्स, अब हमारे पास पहले जो है काम करने की मशीनरीज वगैरह भी जो है नहीं थी, अब तो एनवायरनमेंट कुछ और था, अब जो है आ गई हैं। तो काम करने के स्किल्स जो होते हैं इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं भी। तो ये तीन रीज़न आज हम डिस्कस करेंगे डायनामिक इन्वायरमेंट के चेंज होने की। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि डायनामिक इन्वायरमेंट, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे क्या होता है? कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है मॉडर्न होता जा रहा है। ठीक है, या फिर हम किसी कंट्री वाइज हम अपना बिजनेस नेशनल बाउंड्री पर करें, वर्ल्ड वाइड करें, तो उससे भी हमारा इन्वायरमेंट जो है चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम जो है फैक्टर्स वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, डायनामिक इन्वायरमेंट आप पढ़ रहे हैं तो डायनामिक इन्वायरमेंट के भी अंदर पहला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी जो है डायनामिक इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं ग्लोबल विलेज को। ठीक है, द प्रोडक्शन इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, किसी भी मार्केट, चाहे वो मार्केट किसी गुड्स बनाने की हो या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने की हो, एक्रॉस द नेशनल बाउंड्री। हम सिर्फ अपनी कंट्री में ना करें बल्कि नेशनल बाउंड्रीज पर भी करें। मतलब किस में करें? वर्ल्ड वाइड में। अगर आप अपना बिजनेस अलग अलग कंट्री में जो है रन करना चाहेंगे, ठीक है, तो हर कंट्री का अपना अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। तो इस वजह से भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है इन्वायरमेंट चेंज होता है। ठीक है, अब अगर अगर हम अलग अलग जो है हम बिजनेस रन करेंगे कंट्री में, तो व्हाट आर द चैलेंजेस डेट HRM मस्ट फुलफिल। तो वो कौन कौन से चैलेंजेस है जिनको HRM जो है फुलफिल करेगा, मतलब कि HRM उनको फेस करेगा, वो कौन कौन से? तो HRM क्या करेगा? ठीक है, क्योंकि हमारे जब हम किसी और कंट्री में जो अपना बिजनेस रन करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिक्सचर ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है। ठीक है, एक अलग नहीं होते, हर टाइप के जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं, मिक्सचर ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है। तो हम क्या करेंगे? हम जिस पर्टिकुलर कंट्री में अपने बिजनेस को रन करना चाह रहे हैं, अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे? HRM मस्ट ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़। तो HRM क्या करेगा? अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेगा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। उन्हें उस कंट्री की नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि किस तरह इस कंट्री में काम किया जाता है, काम किस तरह से गोल को अचीव कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ कल्चर, कि उस कंट्री का क्या कल्चर है, ठीक है, उसको भी जो है नज़र रखकर जो है गोल अचीव किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, वो स्किल्स उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे कि वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करके अपने गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, मतलब कि ग्लोबल विलेज में काम करना। पूरा वर्ल्ड जो है हमारा ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो ग्लोबल विलेज मतलब पूरे वर्ल्ड में काम करना, वर्ल्ड वाइड, तो उससे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा और कौन से चैलेंजेस को HRM जो है वो फुलफिल करेगा, उसे फेस करने पड़ेंगे? HRM मस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। उस पर्टिकुलर कंट्री की जिसमें हम अपना जो है बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, HRM को वो जो है लाजमी जो है वो लैंग्वेज आनी चाहिए, वो उसको अंडरस्टैंड करे। और उसके बाद वर्कर्स मस्ट नो द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री इन विच दे विल ऑपरेट। अब जिस कंट्री के अंदर, जिस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर्टिकुलर कंट्री की जो है वर्कर्स को भी क्या आनी चाहिए? लैंग्वेज। और वो कौन उन्हें ट्रेन करेगा उसके लिए? वो करेगी HRM। ठीक है, तो इसलिए HRM को भी लाजमी जो है लैंग्वेज उस कंट्री की आनी चाहिए। ठीक है, अब लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकें, उस कंट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे उनके साथ हम कम्युनिकेशन कर सकें, अपना मिशन जो है उन्हें ईजिली डिलीवर कर सकें, हमारे मैसेजेस जो हैं कंपनी के उनमें कन्वे कर सकें, हमारी जो पॉलिसीज़ है
और प्रैक्टिसेस हैं जिनके ज़रिए हम गोल अचीव करना चाहते हैं। हम उस कंट्री में जब जाएंगे तो उस कंट्री के लोगों को तो हम ये है पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस उनको जो है डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, हमें उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी हम उन एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर सकेंगे, मिशन डिलीवर कर सकेंगे, मैसेज कन्वे कर सकेंगे, ठीक है। और क्या चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कम्युनिकेशन मस्ट बी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस टू इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉयज़ कैन अंडरस्टैंड द मैसेज, ठीक है। जब एक कंट्री की अगर हम बात करें तो उस कंट्री में जब हम अपना बिजनेस रन करेंगे तो वहाँ पर भी जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ होंगे वो डिफरेंट अलग अलग जो है एम्प्लॉयज़ होंगे, डिफरेंट लैंग्वेज के साथ जो है होंगे, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग मिक्सचर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास मिक्सचर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो कम्युनिकेट करेंगे अपने बिजनेस को, अपने मिशन को, अपने मैसेज को, वो मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर हम करेंगे। जिस तरह अगर हमें मोबाइल परचेस करते हैं, मोबाइल के साथ एक गाइड बुक आती है, हैंड बुक छोटी सी, उस बुक को अगर हम ओपन करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है गाइड किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको यूज़ करने वाले अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होंगे, चाइनीज़ होती है, इंग्लिश होती है, ठीक है, और भी डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, अपने मैसेज वो गाइड जो है कन्वे करते हैं। इस तरह हमें हमारे बिजनेस को भी जो हमारी जो गाइड बुक होगी, ठीक है, हमारे बिजनेस की जो गाइड बुक होगी या जो भी हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं उसकी गाइड बुक होगी, किसी भी प्रोग्राम की जो हम करना चाह रहे हैं, जिसके ज़रिए गोल करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं अपने गोल को, वो किसके अंदर होनी चाहिए, मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। स्पेशल एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ना हो, अलग अलग की जाए, ठीक है। तो मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करने से जो हमारे मल्टीपल लैंग्वेज के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हमारे प्रोग्राम को अचीव करने में, अंडरस्टैंड करने में ईजी होगा, ठीक है। अगर हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो और क्या इफेक्ट पड़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जो है, और क्या जो है चैलेंज फुल करने पड़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑपरेटिंग ग्लोबली बिजनेस, ठीक है। HRM क्या करें, हम अपनी बिजनेस को जो है ग्लोबली मतलब अलग अलग कंट्री में जो है बिजनेस को रन करना चाह रहे हैं। फॉर डेट कंट्रीज हैव डिफरेंट इकोनॉमीज, हर कंट्रीज़ के पास क्या होती है, अलग अलग इकोनॉमीज होती है, उनकी इकोनॉमिक्स वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। उनके अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, उन सब कंट्रीज़ की अलग अलग जो है इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, डिफरेंट लॉस होते हैं, ठीक है। तो अब हम ग्लोबली करेंगे तो मीन्स जब ग्लोबल की बात होगी तो क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास जो है अलग अलग नेशंस आएंगी, ठीक है। डिफरेंट जो है हमारे पास अलग अलग जो है कंट्रीज आएंगी, नेशंस आएंगी, ठीक है। तो उन की अलग अलग इकोनॉमिक्स वैल्यू होगी, डिफरेंट कल्चर्स होगी, इन्वायरमेंट होगी, डिफरेंट लॉस होगी। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये मैनेज करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, ये लाजमी, ठीक है। तो HRM क्या करेगा, उसमें क्या हेल्प करेगा, HRM हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल कंडीशन, लॉस, कल्चर, इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो HRM क्या करेगा कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ को उस जिस कंट्री में, जिस पर्टिकुलर कंट्री में हम बिजनेस को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, रन करना चाह रहे हैं, अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, उस कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन के लिए उसे अपने हेल्प करेगा, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसके लॉस को, उसके कल्चर को, उसको इकोनॉमिक्स वैल्यूज़ को, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री की। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकेगी, क्योंकि जब तक हम अपनी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल उन तक जो है मैसेज जो है कन्वे नहीं करेंगे तो वो जो है हम उसका गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, रन नहीं करना पाएंगे, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चली जाएगी। तो उस लॉस से बचने के लिए HRM क्या करेगा, अपने जो वर्कर्स होंगे उनकी क्या करेगा, हेल्प करेगा कि वो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी क्या करता है, हमारे डायनामिक इन्वायरमेंट करता है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है, एनी इक्विपमेंट, टूल्स और एनी ऑपरेटिंग मेथड, हमारा कोई इक्विपमेंट यानी कोई ऐसा सामान, ऐसा कोई आला, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, या फिर ऐसा कोई टूल, या फिर कोई मेथड, ठीक है, डेट आर डिज़ाइन टू मेक वर्क मोर एफिशिएंट, जिसको किस लिए बनाया जाए, इसलिए बनाया जाए ताकि हम अपने काम को और एफिशिएंट कर सकें, मतलब कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट हासिल कर सकें और उस काम को बहुत जल्दी हासिल कर सकें। इसलिए जो है इस उस मेथड को, उस इक्विपमेंट या उस टूल को हम क्या करते हैं, कहते हैं क्या, वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जिस तरह मशीनरी इंडस्ट्री पहले नहीं थी अब आ गई है, तो ये भी टेक्नोलॉजी है, इन्होंने हमारे काम को और ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया है। एक जो है मशीन जो है 100 पीपल्स, 1000 पीपल्स के जो है हिस्से का काम कर लेती है। तो ये सब क्या है, हमारे टाइम को जो है कम कंज्यूम करता है, काम को एफिशिएंट और क्विकली करता है, क्लियरली। तो ये सब क्या टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हमारी जो हिस्ट्री है, ठीक है, हमारी हिस्ट्री को 3 वेज में जो है डिवाइड किया जा सकता है, कैटेगरीज में तोड़ा जा सकता है। जब हम पहले वक्त की बात करें शुरू की, तो शुरू में क्या था, सिर्फ एग्रीकल्चर जो है वे था,
एग्रीकल्चर का काम था, सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर करते थे, ज़राअत करते थे और इसी से कंट्री चलती थी, ठीक है। और इसी से पीपल जो है अपना जो है मतलब जो उनकी अर्निंग होती थी वो एग्रीकल्चर से ही होती थी, ठीक है। लोग एक ज़राअत का काम करते थे, फसल वगैरह फार्मिंग वगैरह जो भी थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो टाइम आया वो आया इंडस्ट्रियल वे का, मतलब कि पहले एग्रीकल्चर का काम था, फिर इंडस्ट्रियल वे आया, मतलब मशीनरी आ गई, इक्विपमेंट आ गए, इंडस्ट्री आ गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने की, गुड्स बनाने की, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो 90% हमारे जो लोग थे, कितने 90% जो हमारे वर्कर्स थे, जो किस में थे, किसके अंदर थे, एग्रीकल्चर वे में। जब इंडस्ट्रियल हमारा टाइम आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो 90% लोग किस में आ गए, इंडस्ट्रियल वे के अंदर आ गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ गए, मशीनरी आ गई, इंडस्ट्री में काम करने लग गए, उन्होंने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया और इस टेक्नोलॉजी को अपना लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टाइम आया वो आया इंफॉर्मेशन वे का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो आज भी हमारे पास मौजूद है। उसके अंदर क्या होता है कि हम जिस तरह हमारी जॉब्स वगैरह होती हैं किसी भी कंपनी के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ठीक है, इसके अलावा अकाउंटेंट की, ये सब क्या है, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब क्या हुआ कि जो लोग हमारे पास इंडस्ट्रियल वे में आए थे, पहले किस में थे, एग्रीकल्चर में, फिर आए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्री वगैरह में, फिर किस में आए, वो इन्फॉर्मेशन वे में आ गए, ठीक है। तो सारे सारे पीपल किस में आ गए, इन्फॉर्मेशन वे में, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, डीलिंग विथ इन्फॉर्मेशन, इन हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, हाउ टू एप्लीकेट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, किस तरह उसको एप्लीकेशन किस तरह यूज़ किया जा सकता है, वो तमाम की तमाम जो है इन्फॉर्मेशन वे में आ जाती है। तो हमारी हिस्ट्री को तीन जो है डिवाइड किया जा सकता है कैटेगरी के अंदर, ठीक है। इससे हमारे पास नॉलेज वर्कर आ जाते हैं। नॉलेज वर्कर उन्हें कहा जाता है कि जो लोग हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन वे में जो काम करते हैं, ठीक है। जो लोग हमारे पास इंडस्ट्रियल वे से किस में आ गए थे, इंफॉर्मेशन वे में, जिस तरह हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब ये इंफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं, तो इनको कहा जाता है नॉलेज वर्कर। ये क्या है, नॉलेज वर्कर हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो नॉलेज वर्कर क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय वो डू हिज जॉब डिज़ाइन अराउंड द एप्लीकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन डेटा डिज़ाइन विद एक्यूरेशन एंड द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो हमने डिस्कस किया कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको डिज़ाइन करते हैं एक्यूरेशन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे जो है प्रोग्रामर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोग्रामिंग करना, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है हो गए, ठीक है। ये सब डीलिंग इससे करते हैं कि इन्फॉर्मेशन से डीलिंग करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन से डीलिंग करते हैं, हर उस इंडिविजुअल को, हर उस एम्प्लॉय को क्या कहते हैं कि वो नॉलेज वर्क है, ठीक है। ये नॉलेज वर्कर का कॉन्सेप्ट था। तो हमने बात करा था कि जो है पहले जो टाइम था टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है, इंफॉर्मेशन आ गई है, तो फिर HRM जो है किस तरह से फैसिलिट हो सकता है, किस तरह से बेनिफिट उठा सकता है टेक्नोलॉजी से। हाउ टेक्नोलॉजी फैसिलिट HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को किस तरह से फैसिलिट कर सकती है टेक्नोलॉजी, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकती है। व्हाट आर चेंजेस फॉर HRM इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, HRM के लिए कौन कौन सी चेंजेस होगी जो टेक्नोलॉजी की वजह से आएंगी, ठीक है। वो ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स टू, इंफॉर्मेशन क्या क्या हेल्प करेगा, फैसिलिटेट HR प्लान, HRM के जो भी प्लान्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्लान्स हैं उन्हें हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, उन्हें अच्छी तरह कर सकते हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके। डिसीजन को अपने फास्ट बना सकते हैं, मेक फास्ट डिसीजन, अपने डिसीजन को जो फास्ट बना सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। हम जो है अपनी जो अट्रैक्शन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की, जो हम जॉब्स हैं वो हम जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अगर किसी वेबसाइट पे, ठीक है, कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है किसी साइट पर या ऑनलाइन, तो ये सारी क्या हो गई, हमें फैसिलिटेट कर रहा है टेक्नोलॉजी की, हम कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम्स जो होते हैं, परफॉर्मेंस जो होती है उसकी जो है अपने एम्प्लॉयज़ की, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स, प्रोग्राम कर सकते हैं हम टेक्नोलॉजी के जरिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी से हमारा काम एफिशिएंट होगा, इफेक्टिव होगा और क्विकली भी होगा, इससे हमारा टाइम जो है वो कम बचेगा, ठीक है। डिफरेंट वेज होते हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के HRM के लिए। जिस तरह अगर उसे कोई हायरिंग करनी है, एम्प्लॉयज़ हायर करने, एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो इस सब में टेक्नोलॉजी जो है यूज़ होती है। इसके अलावा HR मैनेजर जो होगा वो टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ करेगा, हायर एंड ट्रेन एम्प्लॉयज़, हायर करना और फिर उसके बाद जो है एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, वो भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। मोटिवेट एंड मॉनिटर वर्कर्स, पहले हम वर्कर्स को मोटिवेट करना, वो भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ टेक्नोलॉजी से ईजी कर सकते हैं। फिर मॉनिटर वर्कर्स को जो है मॉनिटर करना, ठीक है, और कम्युनिकेट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से जो है कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। रिसर्च फेयर जो है, कंपनसेशन पैकेज, एवेलुएट डिसेंट्रलाइज एम्प्लॉयर्स परफॉर्मेंस, तो ये सारे थे जो HRM को फैसिलिटेट करेंगे टेक्नोलॉजी,
ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। ठीक है, वर्क फॉर डाइवर्सिटी मिक्स ऑफ वुमेन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, मिक्स होता है ना हमारे पास एम्प्लॉयज़ का, तो उसमें जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को अगर हम अलग अलग करें डिफरेंट फैक्टर्स पे, डिफरेंट बेसिस पर, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ हम एज देखें तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंट हो, मतलब कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसको हम अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स पे उनको जो है, मतलब वर्कफोर्स का डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट पीपल वर्क इन एन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है डिफरेंट बेसिस पर पीपल होते हैं, जैसे जेंडर के बेस पर मेल है फीमेल है। ठीक है, जैसे एज के बेस पर, ठीक है, डिफरेंट एजेस के हमारे पास होते हैं, तो इससे हम कहते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डाइवर्सिटी रिफर्स टू द ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स डेट मेक्स द डिफरेंट। ठीक है, जो हर एम्प्लॉय को एक दूसरे से अलग अलग करेगा, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स, उसको कहते हैं वर्क फॉर डाइवर्सिटी। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क फॉर डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, अलग अलग जो है करेक्टरिस्टिक्स के हमारे पास जो है वो जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, एवरीबडी हैव डिफरेंट वे ऑफ द ऑफ थिंकिंग। ठीक है, अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फॉर डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जो एम्प्लॉयज़ होगा, ठीक है, हर एक का हर अलग वे ऑफ थिंकिंग होएगा, उसको सोचने का तरीका जो है अलग होगा। जब हमारे पास बहुत सारे जो है एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनकी अलग अलग जो है आइडियाज़ होंगे और हमें गोल जो है अचीव करने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्क फॉर डाइवर्सिटी है, अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करेंगे डिफरेंट प्रोग्राम के ज़रिए। ठीक है, अब हमें ये जो है अपने जहन में रखना पड़ेगा कि जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे वर्क फोर्स है, वर्क फॉर डाइवर्सिटी है, अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो दी वांट अ लाइफ एज वेल एज जॉब। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद होता है जॉब देने का, वो ये होता है कि उन्हें जो है बेनिफिट मिल सके, लेकिन एक जो वर्कर होता है, वर्क फोर्स होती है, वो अपनी लाइफ भी जो है चाहते हैं, वो ये भी पसंद करते हैं कि हमारी लाइफ भी बने और हमारी जॉब भी बने। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट तरीके से उन्हें जो है रिवार्ड देने पड़ेंगे, बोनसेस देने पड़ेंगे, उनकी प्रमोशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे क्या उनकी लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ये करेगी रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एट वर्क। ठीक है, वर्क के दौरान एम्प्लॉयज़ के जो फंडामेंटल हकूक़ होते हैं, राइट्स होते हैं, वो उन्हें देगी। क्रिएटिंग सेफ ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल बनाएगी कि वर्क फॉर डाइवर्सिटी जो हमारी वर्क फोर्स है वो जो काम कर सके उस इन्वायरमेंट के अंदर। जिस तरह हमारी माइनिंग वगैरह होती है तो इस तरह से उन्हें किट दी जाती है या फिर कोई फैसिलेट उन्हें किया जाता है कि उनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ रहे, हार्मफुल ना बने। फैसिलेटिंग वर्क लाइफ बैलेंस, उन्हें वर्क भी फैसिलेट करे, साथ साथ उनकी लाइफ को भी बैलेंस करे, उन्हें प्रमोट करे। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे और प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स करे, उनको प्रमोशन दे ताकि वो जिनकी जो है पोजीशन वो ग्रो हो। ठीक है, प्रोवाइडिंग वर्क प्लेस डेट फास्टर सेल्फ डेवलपमेंट, ऐसा वर्क प्लेस भी उन्हें दिया जाए कि वो अपने जो है अपनी डेवलपमेंट को, सेल्फ डेवलपमेंट को बहुत जल्दी जो है डेवलप कर सकें। इसके अलावा उन्हें प्रमोशन दी जाए। ठीक है, प्रमोशन दी जाए उन्हें। ठीक है, प्रमोशन देंगे तो उनका जो है करियर भी बनेगा, करियर बनेगा तो मीन्स कि उनकी लाइफ भी बनेगी। तो हम जॉब तो उनसे ले रही हैं लेकिन उनकी लाइफ, उनके करियर भी जो है इंडिविजुअली उन्हें मिल रहा हो, हमें हमारी जॉब मिल रही हो और उन्हें उनकी जो है करियर भी मिल रहा हो। तो हमें ऐसा फैमिली फ्रेंडली जो है अपना रिलेशन बनाना पड़ेगा उनके साथ कि वो उनकी जो है लाइफ भी मतलब हैप्पी हो और जॉब से भी वो हैप्पी हो। अब हमने पढ़ा था कि जो फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं उनमें से क्या है, चेंजिंग स्किल्स। अब जिस तरह पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, अब जो है कंप्यूटर्स जो है आ गए, अब डेटाबेस काम होता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है, स्किल्स जो है न्यू मॉडर्न होते जाएंगे तो हमें उन स्किल्स को क्या करना पड़ेगा, एडोप्ट करना पड़ेगा। जो मॉडर्न हमारा एनवायरनमेंट आएगा, मॉडर्न से मॉडर्न डे बाय डे जो चेंज हो रहा है, तो जो सबसे मॉडर्न एनवायरनमेंट होगा वो हमें एडोप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा वही जो है ऑर्गेनाइजेशन में पिछला जो है प्रीवियस सिस्टम चल रहा होगा, जबकि वर्ल्ड जो है, हमारी कंट्री जो है नए एनवायरनमेंट पर चल रही होगी, तो उस नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना लाजमी है। ठीक है, डेवलपिंग स्किल्ड लेबर इन इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंसर्न अबाउट कॉम्पिटेटिवनेस, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड मैनेजिंग अ डाइवर वर्कफोर्स इफेक्टिवली। ठीक है, अब उसको एडोप्ट करना नए स्किल्स को, उनको एडोप्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम कॉम्पिटिटिव बना सकें, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कंपटीशन होता है। ठीक है, तो कंपटीशन के अंदर अगर हमें चलना है तो फिर हमें उस एनवायरनमेंट को एडोप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना है तो, ताकि हमारी वर्कफोर्स भी जो है हमें इफेक्टिव काम करके दे।
अब HRM क्या करेगा, HRM डिपार्टमेंट विल हैव टू डिवाइस सुटेबल ट्रेनिंग एंड शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स टू ब्रिज द स्किल्स गैप्स एंड डेफिशिएंसीज। अब HRM क्या करेगा, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए, ठीक है, वो जो नए स्किल्स आए होंगे या फिर जो डेफिशिएंसीज होगी उसके एम्प्लॉयज़ के अंदर, उनको कम करेगा, उनको ख़त्म करेगा। जो भी डेफिशिएंसी है, ठीक है, स्किल्स की या स्किल्स गैप है, जो स्किल उन्हें नहीं आते या जो भी नए स्किल्स आएंगे, तो HRM क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी ट्रेनिंग देगा, जो भी स्किल्स चेंज होंगे उनकी ट्रेनिंग देगा। तो ये HRM के लिए एक चैलेंज होता है और ये फैक्टर है चेंजिंग स्किल जो कि हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करता है। जब हम बात करते हैं चेंजिंग स्किल्स की, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट। ठीक है, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट का बेसिकली ये मतलब होता है, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट ये जो है कॉन्सेप्ट पहले था, आज कुछ और कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट का ये मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाएं, आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करें तो उसको भी बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या है, मेकिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट का ये मतलब है कि आप कॉन्स्टेंटली एफोर्ड करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इस चीज़ पे करें कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेटर बना सकें और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, अच्छी बेटर प्रोडक्ट देकर या बेटर सर्विस देकर। ठीक है, तो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट का जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो इसी बेस्ड करता है प्रोडक्ट पर। ठीक है, कि आप प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करें। ठीक है, तो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम के है जो ये स्टेप्स होते हैं, फोकस ऑन कस्टमर, आपने कस्टमर पर फोकस करना होता है। कंसर्न फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना, ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा कस्टमर को दिया और उसके बाद जो है आप जो है चेंजिंग नहीं करें, तो आपने इम्प्रूवमेंट को जो है एडॉप्ट करना है जो नई चेंजिंग आएगी। कंसर्न फॉर गुड जो है टोटल क्वालिटी, आपने अच्छे से अच्छी क्वालिटी जो है प्रोवाइड करनी है। एक्यूरेट मेजरमेंट, आपने गुड्स बनाते वक्त या जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको बनाते वक्त एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद होता है एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का ये मतलब होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाएं, उसके लिए कॉन्स्टेंट एफोर्ट करें। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की, ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ये पहले कॉन्सेप्ट था, अब का कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द होल टू अचीव एक्सीलेंस। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये कहती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को तो बेहतर बना ही बनाएं, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ को भी कंटिन्यूसली जो है मॉडर्न इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है उन्हें ट्रेनिंग देते रहें। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वो जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रोडक्ट का देता है कि आप प्रोडक्ट को बेहतर करें, कस्टमर को सेटिस्फाई करें। लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये कहता है कि आप प्रोडक्ट को भी बेहतर बनाएं, एज वेल एज अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग देकर डिफरेंट वे से, डिफरेंट मेथड से आप उनकी जो है मोटिवेट करें, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उन्हें नए स्किल्स प्रोवाइड करें। ठीक है, तो TQM इज़ द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द होल। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट 3 वर्ड से मिलकर बना है। टोटल मतलब कि एवरीवन इज इन्वॉल्व आ जाता है, प्रोडक्ट भी आ गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके एम्प्लॉयज़, उसके मैनेजर सब आ गए। ठीक है, क्वालिटी मतलब कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट सर्विसेज टू कस्टमर, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को या प्रोडक्ट दे रहे हैं कस्टमर को। मैनेजमेंट का मतलब होता है हम उसकी प्लानिंग करें, कंट्रोलिंग करें। ठीक है, तो हमें कंट्रोलिंग करनी है हर किसी की, एवरीवन की, प्रोडक्ट की भी और एम्प्लॉयज़ की। अब टोटल क्वालिटी आज पहले माना जाता था कि सिर्फ कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट की करनी है, लेकिन अब माना जाता है कि प्रोडक्ट की करनी है, साथ के साथ एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी करनी है और उन्हें नए स्किल्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है वर्क प्रोसेस एनर्जी। वर्क प्रोसेस एनर्जी हम कहते हैं कि वर्क प्रोसेस एनर्जी इन्वॉल्व्स रेडिकल क्वांटम चेंज। ठीक है, रेडिकल क्वांटम चेंज का ये मतलब होता है कि सडन चेंज, आप अपने काम को प्रोसेस, आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है रन हो रही है, आप किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, इसी दौरान कोई सडन चेंज आ जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, सडन चेंज आ जाता है। ठीक है, रेडिकल चेंज आ जाता है, रेडिकल क्वांटम चेंज। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वर्क प्रोसेस एनर्जी इंजीनियरिंग है। वर्क प्रोसेस इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स रेडिकल क्वांटम चेंज टू इंटायर वर्क प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी प्रोसेस के अंदर अचानक से कोई चेंज आ जाता है तो उसमें HRM क्या करेगा, HRM के लिए क्या चैलेंज होगा, हमारा HRM वो क्या क्या मैनेज करेगा। तो HRM हेल्प एम्प्लॉयज़ टू एडोप्ट दिस रेडिकल चेंज। HRM क्या करेगा,
HRM हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू अडॉप्ट दिस रेडिकल चेंज। तो जो भी चेंज आई है, सडनली आई है, अचानक से कोई नया टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया स्किल्स आ गए, नया इन्वायरमेंट आ गया, तो HRM क्या करेगा कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होगा उन्हें ट्रेनिंग देगा उस नए स्किल्स की। ठीक है, उन्हें वो स्किल्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, HRM क्या करेगा, HRM ट्रेन एम्प्लॉयज़ टू रिप्रोडक्शन रीप्रोसेस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वो कोई भी प्रोसेस चल रहा था, हमें अपना जो है ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए प्रोसेस चल रहा था, लेकिन अचानक से नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमें उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके दोबारा प्रोसेस जो है स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन किस तरह करनी है, रीप्रोसेस दोबारा करना किस तरह करना है, तो किस तरह से रिप्रोडक्शन करनी है, किस तरह से रिप्रोसेस करना है, वो सब HRM जो है ट्रेन करेगा अपने जो है एम्प्लॉयज़ को थ्रू डिफरेंट वे, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, इसी तरह इसमें एक और चीज़ आ जाती है, एक और पॉइंट कि एनी चेंज इम्प्रूवमेंट प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनाइजेशन HRM मस्ट रिपेयर इंडिविजुअल फॉर द चेंज। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल हमने बात की कि अचानक से कोई क्या आ जाए, नई इन्वायरमेंट आ जाए, एक चेंजिंग आ जाए, तो उस चेंजिंग को ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट करेगी। और एडॉप्ट करने से पहले HRM जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, वो सारे एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेन करेगा, उन्हें ये समझाएगा कि वो जो टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं वो क्या है, वो चेंज क्या है, और हमने क्या एक्सपेक्ट क्या है कि हम उस चेंज के ज़रिए से हम क्या बेनिफिट्स जो है मिल सकें। ठीक है, तो ये बात ये कह रहा है कि अगर कोई भी हम टेक्नोलॉजी लाएंगे उससे पहले हम इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को जो है माइंड सेट करेंगे, उनका जो है हम पहले उन्हें तैयार करेंगे उसको टेक्नोलॉजी से लाने से पहले। ठीक है, क्यों करेंगे, वाई चेंज इज़ अकर्ड, उन्हें पता होना चाहिए कि हम ये चेंजिंग क्यों ला रहे हैं, वाट टू बी एक्सपेक्टेड, और इस चेंजिंग को लाने के लिए हमने क्या एक्सपेक्ट किया है, किस एक्सपेक्ट करके जो है हम इस टेक्नोलॉजी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं। ठीक है, इट विल हेल्प एम्प्लॉयज़ टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग। तो अगर हम उन्हें बता देंगे तो ये बहुत ज़्यादा उन्हें हेल्प करेगा एम्प्लॉयज़ को चेंजिंग को अंडरस्टैंड करने में, जो भी हम चेंजिंग अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला रहे हैं। अभी हमने बात की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो ये हमारा जापानीज वर्ड है कैजिन। ठीक है, कैजिन कैजिन भी जो है यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस जो है इम्प्रूवमेंट के लिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। कैजिन का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना, डेली बेस पर चेंजिंग करना, चेंजिंग ऑन, ठीक है ये लिखा हुआ है, चेंजिंग ऑन डेली बेसिस, डेली बेस पर क्या करना, चेंजिंग करना, चेंजिंग होना, तो इसे कहते हैं कैजिन। तो इसका मतलब है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट या चेंजिंग ऑन द डेली बेसिस। आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा समझ आई होगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।